1988 का साल था। मुंबई के वसई इलाके के एक वृद्धाश्रम में 5 से 6 वृद्ध महिलाएं टीवी के सामने नजर गड़ाए बैठी थी। टीवी पर 1939 की सुपरहिट फिल्म आदमी चल रही थी। फिल्म की अभिनेत्री को देखकर एक महिला बोल उठी, ये तो शांता हुबलीकर है ना? इस पर दूसरी महिला ने कहा, हाँ, ये तो शांता हुबलीकर ही है। कितनी खूबसूरत लग रही है ना? हाँ, बेचारी आज इस दुनिया में नहीं रही। उन 5-6 महिलाओं में से एक महिला चुपचाप बैठी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस सुन रही थी कि जमाना शांता हुबलीकर के बारे में क्या सोचता है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी क्यों? दुनिया भर का छल कपट देखकर ही तो वो इस वृद्धाश्रम में आ गई थी। जिस बेटे को पढ़ लिख कर काबिल बनाया, उसी ने उसे इस वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया था। अब कोई शांता हुबलीकर के बारे में कुछ भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद शांता हुबलीकर थी। 40 और 50 के दशक में जिसका नाम हुआ करता था, वही अब दुनिया के लिए भुला दिया गया था, मरा हुआ समझ लिया गया था। लेकिन इसका उसे कोई गम नहीं। शांता हुबलीकर तो उसी दिन मर गई थी जब उसे अपने ही बंगले से बाहर निकाल दिया गया था। शांता हुबलीकर उसी दिन मर गई थी जब 16 साल की उम्र में उसके घर वालों ने 75 साल के बूढ़े इंसान से उसकी शादी कराने का फैसला लिया था। शांता हुबलीकर उसी दिन मर गई थी जब उसने अपने नानी के घर से भाग जाने का निर्णय लिया था। ये कोई 7-8 मिनट में बताने वाली कहानी नहीं है। शायद इसीलिए शांता हुबलीकर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, अपनी असली कहानी मरने से पहले सबको बताने के लिए। साल 1989 में एक समाचार पत्र में शांता हुबलीकर पर एक लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख में संपादक ने साफ शब्दों में लिखा कि जिसे दुनिया मरा हुआ समझ रही है, वो असल में वसई के एक वृद्धाश्रम में जीवित है। जैसे ही ये खबर फैली, आश्रम के बाहर भीड़ जुटने लगी। लोग बस ये देखना चाहते थे कि 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शांता हुबलीकर अब कैसी दिखती हैं। कई लोग आर्थिक मदद के लिए आगे आए, लेकिन शांता हुबलीकर को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि किसी भी दिन उनकी आत्मा इस शरीर को त्याग देगी। इस वजह से उसने एक काबिल लेखक को अपने पास बुलाया और उसे अपनी जीवन की कहानी सुनाई। और इस तरह 1989 में शांता हुबलीकर की बायोग्राफी प्रकाशित हुई। 3 साल बाद, यानी 17 जुलाई 1992 को वो खूबसूरत अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई। उस किताब में शांताबाई ने लिखा था, मुझे मर्दों से बेहद नफरत है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मेरी सारी तकलीफों की जड़ यही मर्द जात है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रिशिता और आज हिंदी रेडियो पर मैं आपको शांता हुबलीकर की कहानी सुनाने जा रही हूं। शांता हुबलीकर का जन्म कर्नाटक के हुबली के पास अदरगुंजी गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका असली नाम राजम्मा था। जब उनके पिताजी दोडप्पा की मृत्यु हुई, तब शांता मात्र 3 साल की थी। कुछ महीने के बाद माँ ने भी साथ छोड़ दिया। उनकी बड़ी बहन नीलम्मा विवाह के बाद ससुराल चली गई और छोटी बहन शारदा मात्र 11 दिन की थी। दोनों बहनों को नानी के घर ले जाया गया, लेकिन उस समय आए भयंकर अकाल के कारण उनकी परवरिश कठिन हो गई और उनकी नानी ने उन्हें हुबली के एक अमीर विधवा शेत मालकिन के पास भेज दिया। उन्होंने ही राजम्मा का नाम बदलकर शांता रखा और उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया। साथ ही 4 साल तक अब्दुल करीम खान साहब के यहाँ भेजकर शास्त्रीय संगीत की तालीम भी दिलाई। लेकिन शांता के जीवन में कठिनाइयाँ खत्म नहीं हुई। जब वो 16 साल की हुई तो उनका विवाह एक 75 वर्षीय वृद्ध पुरुष से कराने का निर्णय लिया गया। ये सुनकर वो घबरा गई। उनकी जिगरी सहेली अम्बू ने उन्हें बताया कि यही उनके भाग्य में लिखा है। लेकिन सोच समझकर अम्बू और उनके पति की मदद से शांता घर से भाग गई और गदग में गुब्बी नामक नाटक कंपनी में शामिल हो गई। यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। गुब्बी कंपनी में उन्हें न केवल अभिनय के अवसर मिले, बल्कि रहने और खाने की भी सुविधा मिली।
धीरे धीरे उन्हें छोटी भूमिकाएं मिलने लगी। जब कंपनी का दौरा हुबली और बेलगांव पहुंचा तो उनके अभिनय को देखकर उनके साथी कलाकारों ने उनकी पहचान कोल्हापुर सिनेटोन स्टूडियो के मालिक से करवाई और इसी कारण से उन्हें वहां जॉब भी मिल गई। वो साल था 1935 का। यहाँ से उन्हें स्टारडम मिलना शुरू हुआ था। उनकी कद काठी, सुंदरता और प्रभावी आवाज ने उन्हें जल्दी ही सिनेमा की दुनिया में पहचान दिला दी। प्रसिद्ध निर्देशक भालाजी पेंडारकर के मार्गदर्शन में उन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण लिया। धीरे धीरे उन्होंने मराठी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं पर पकड़ बना ली। कान्हो पात्रा फिल्म में उन्होंने कान्हो पात्रे की मां श्यामबाई की भूमिका निभाई। 1937 में वो प्रभात फिल्म कंपनी में शामिल हुई, जहां उन्होंने अपार लोकप्रियता हासिल की। फिल्म मेरा लड़का में नायिका की भूमिका निभाने के बाद उन्हें वी शांताराम की फिल्म आदमी में एक वेश्या की चुनौतीपूर्ण भूमिका मिली। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। उनके द्वारा गाया गीत आता कशाला उधाची बात बेहद लोकप्रिय हुआ, लेकिन वी शांताराम के साथ मतभेद के चलते उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी छोड़नी पड़ी। 1939 में उनकी मुलाकात पुणे के डेक्कन एम्पोरियम के मालिक बापू साहेब गीते से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया, लेकिन ये रिश्ता भी अधिक समय तक सुखद नहीं रहा। गीते का व्यवसाय में अधिक मन नहीं था और वे भारी कर्जे में डूबे हुए थे। 1940 में उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद शांता ने घर गृहस्थी और फिल्मों के बीच संतुलन बनाए रखा और 1942 में उनके दूसरे बेटे प्रदीप का जन्म हुआ। 1945 में उन्होंने कुल कलंक नामक फिल्म की, जो बतौर नायिका उनकी आखिरी मराठी फिल्म थी। आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें अपना बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ा। जीविका के लिए उन्होंने 1945 से 1957 के बीच विभिन्न शहरों में संगीत कार्यक्रम, नाटक और जलसे किए। उन्होंने 1957-58 में 2 हिंदी फिल्में सौभाग्यवती भवा और घर गृहस्थी भी की, लेकिन वे असफल रहीं। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 1974 में उन्हें अपना घर छोड़कर वसई के श्रद्धानंदन वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। यहीं 1977 में उनके पति बापू साहेब गीते का निधन हो गया। दरअसल घर छोड़ने का कारण उनका बेटा ही था। बेटे की शादी हुई तो बेटे और उसकी पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकाला था। आखिरकार समय बीतता गया और लोग उन्हें भूलने लगे। लेकिन 1989 में एक समाचार पत्र में संपादक माधवराव गडकरी ने उनके बारे में एक लेख लिखा, जिससे उन्हें फिर से पहचान मिली। सरकार ने उन्हें पेंशन देना शुरू किया और कई लोगों ने आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन शांता हुबलीकर को इन सब की परवाह नहीं थी। 1989 में उन्होंने अपना आत्मकथात्मक ग्रंथ कशाला उधाची बात प्रकाशित किया। 3 साल बाद 17 जुलाई 1992 को इस खूबसूरत अभिनेत्री ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।